चलिए जी, वेलकम बैक। थर्ड बुक के साथ पेश है हम हमारे अकाउंट्स की तीसरी यानी कि आखिरी बुक, जिसको हम बोलते हैं पार्ट बी बुक। पहले था पार्ट ए, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, ठीक है। उसके बाद पार्ट बी बुक है। इस चैप्टर की इस बुक का फर्स्ट चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज। हम क्लास प्लस वन का ना आखिरी चैप्टर खत्म करके आए थे। क्लास प्लस वन में मैं मूव ऑन हो रहा हूँ। क्लास प्लस वन आखिरी चैप्टर था फाइनेंशियल स्टेटमेंट या इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड और कुछ नहीं था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक छोटा सा भाई बहन था। तो अगर मैं क्लास प्लस वन की बात करता हूँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले चैप्टर की बात करता हूँ, तो उसका मीनिंग क्या निकल रहा था? क्लास 11th, ठीक है जी, उसके चैप्टर का नाम था फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें मुझे क्या बनाना पड़ता था? सबसे पहले ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। थोड़ा सा याद आया? ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट, जो हम कुछ इस तरीके से बनाते थे, जिसके इधर ग्रोस प्रॉफिट निकल आता था, ठीक है, उसके नीचे लास्ट में निकलता था नेट प्रॉफिट। थोड़ा सा याद आया? ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट। इसके बाद जैसे ही ट्रेडिंग एंड पी एंड एल मेरा खत्म हो जाता था, याद है, यहाँ पे मेरा निकल जाता था नेट प्रॉफिट। सर ये हम पिछले प्लस वन में क्या, हम प्लस टू के पार्टनरशिप के चैप्टर नंबर 1 में भी करके आए हैं। पी एंड एल अकाउंट, उसके बाद बनता था पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसके बाद बनती है बैलेंस शीट, ठीक है जी। इसके बाद बनती है बैलेंस शीट। अब इसमें मैं अब ये तो नहीं कह रहा एसेट का है लाइबिलिटी क्या है, इतना तो अब आप लोग बड़े हो चुके हो, ठीक है जी। बैलेंस शीट में क्या क्या चीजें आती हैं, इन दोनों को मिला के कोलेक्टिवली बोला जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के दो एलिमेंट हुए, क्या क्या? ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट और बैलेंस शीट। तो अगर मैं क्लास प्लस वन की बात करूं या फिर ओब्लिक डाल के क्लास 12th की पार्टनरशिप की बात करूं, तो ये सारा सेम रहता था, पी एंड एल अकाउंट और बैलेंस शीट। लेकिन पार्टनरशिप में पी एंड एल के बाद एक और चीज बनती थी, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रॉफिट टू द पार्टनर्स। ठीक, यहां तक समझ में आया? अब क्लास प्लस टू क्या कहता है? क्लास प्लस टू कहता है कि भाई साहब फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो हमें भी बनाने पड़ेंगे। मेरी कौन सी बुक चल रही है? मेरी चल रही है थर्ड बुक। थर्ड बुक बिलोंग करती है बेटा कंपनी को। बात समझ में आती है? सर एक बार फिर से बताना। क्लास प्लस वन सोल प्रोप्राइटर की अकाउंटिंग कर रहे होते थे, बोलना सोल प्रोप्राइटर। हु? सोल प्रोप्राइटर। जसनूर और जसमीत, आप दोनों जवाब नहीं दे पाओगे कम से कम 5-6 सेकंड, क्योंकि माइंड प्रोसेसिंग में ही नहीं है। सोल प्रोप्राइटर कौन होता है? सिंगल ओनर ऑफ अ बिजनेस, वही अपने बिजनेस का 100% मालिक है। ये क्लास प्लस वन में सीखा था, खत्म हो गया, बस इतना सही सिखाना था। क्लास प्लस टू स्टार्ट हुई मेरी। क्लास प्लस टू में 3 बुक्स आई। पहली बुक आई थी पार्टनरशिप की, तो ये टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते थे ना, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारी जो सेकंड बुक थी वो पार्टनरशिप को लेके थी, सॉरी सेकंड बुक नहीं, फर्स्ट बुक पार्टनरशिप को लेके। पार्टनरशिप के भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेम होते हैं जैसे सोल प्रोप्राइटर के होते हैं। देखना मैंने क्या लाइन बोली है, हजम करना थोड़ा सा। पार्टनरशिप के भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेम होते हैं जो सोल प्रोप्राइटर के होते हैं, यानी कि जो क्लास प्लस वन में था वही क्लास प्लस टू के पार्टनरशिप के। लेकिन जैसे ही पार्टनरशिप से आगे बढ़े, हम कंपनी लेवल पे बढ़े, जहां पे हमने पहला चैप्टर सीखा था शेयर्स का, दूसरा चैप्टर सीखा था डिबेंचर्स का, वहां पे भी मैंने एक बात बोली थी, आज भी एक बात बोलता हूं, सही मायने में शेयर्स से पहले चैप्टर ये वाला थर्ड बुक का चैप्टर नंबर 1 आना चाहिए था। मैंने ये बात पहले भी बोली थी, ये मैंने बात आज भी बोल रहा हूं कि सीबीएसई को ये वाला जो चैप्टर है पार्ट 1 वाला, ये थर्ड बुक की बजाय सेकंड बुक में डालना चाहिए, शेयर्स वाले से पहले। जब कंपनी अकाउंट शुरू हो रही है तो कंपनी में क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता, तो उसके कुछ फॉर्मेट इधर दिए हुए हैं। लेकिन बात वही है, लूप में चल रहा है। टाइप ऑफ कंपनी, टाइप ऑफ शेयर्स, वो शेयर्स वाले चैप्टर में डाले हुए हैं, तो वो सोच के उन्होंने शेयर्स वाली बुक पहले डाली है। लेकिन जो उसके फॉर्मेट होते हैं बैलेंस शीट के, सिर्फ उसकी वजह से पी एंड एल अकाउंट के फॉर्मेट वो सारे इस चैप्टर में दिए हुए हैं, चैप्टर नंबर 1 थर्ड बुक। इसको टेक्निकली हम बोलते हैं सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से पार्ट बी बुक। ये कितने मार्क्स की आएगी? सबसे पहले 20 मार्क्स। बुक्स ऐसे आती थी, याद है? 36, 24, 20। 36 और 24 मेरे हिसाब से हो गए 60 और 20 नंबर की। तो हमारी 60 नंबर का सिलेबस खत्म हो गया है एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट 20 मार्क्स प्रिपरेशन। ये 20 नंबर की तैयारी होगी, जिसके अंदर पहले मैं आपको चैप्टर बता देता हूं, चैप्टर कितने रहने वाले हैं। सबसे पहला चैप्टर रहेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि बैलेंस शीट, क्योंकि ये कंपनी है, कंपनी वाले कहते हैं बैलेंस शीट का फॉर्मेट अलग रहेगा। शेयर कैपिटल वाले चैप्टर में उसका डेमो दे चुका हूं। कंपनी वालों के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, इसमें पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है।
बहुत बड़े लेवल पे काम कर रही हैं, जहां पे गांव वाला बंदा भी पैसे लगाता है, शहर वाला बंदा भी पैसे लगाता है, कोई ठीक ठाक मिडिल क्लास बंदा है वो भी कंपनी के शेयर्स खरीदता है। तो वो कंपनी के मामले में ना फॉर्मेलिटीज बहुत ज्यादा हो जाती हैं। तो फिर क्या डायरेक्शन दी गई, सबसे पहले डायरेक्शन दी गई ईशान को कि ईशान सुन लो। हाँ सर, उसके बाद क्या दी गई, उसके बाद कंपनी को डायरेक्शन दी गई कि आप अपनी बैलेंस शीट बनाओगे वो सेम बनाना। अगर इंडिया में 2.5 लाख कंपनियां हैं तो 2.5 लाख कंपनियों ने सेम बैलेंस शीट का फॉर्मेट फॉलो करना है, 2.5 लाख कंपनियों ने सेम P&L अकाउंट का फॉर्मेट फॉलो करना है। अब वो बचपन वाले दिन नहीं रहे जब हम बैलेंस शीट को ऐसे ऐसे बनाते थे, इसको बोलते थे हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट। क्या बोलते हैं इसको, इसी को बोलते हैं टी शेप बैलेंस शीट। कहते हैं अब हम वो नहीं रहे, अब हमको चाहिए फुल इज्जत। कहते हैं एसेट लायबिलिटी ऐसे नहीं बनेगी, अब एसेट लायबिलिटी बनेगी ऐसे, बैलेंस शीट के फॉर्मेट बनेंगे ऐसे, वर्टिकल बैलेंस शीट बनेगी। अब कौन सी, किसी, अब जैसे बॉयज है ना नलायक मेरी तरह, वर्टिकल मतलब लंबी, हॉरिजॉन्टल मतलब चौड़ी। ठीक है जी, ये याद रह जाएगा, ये हॉरिजॉन्टल हो गया, ये वर्टिकल हो गया। ठीक है सर, हमें समझ में आ गया। तो इसमें भी बैलेंस शीट सेम बनेगी, पहले लाइबिलिटीज उसका टोटल, फिर एसेट्स, फिर उसका टोटल। बैलेंस शीट के रूल फॉर्मेट सब कुछ सेम रहेंगे, बराबर रहेंगे। लेकिन ये कह रहे हैं अभी तक हमने +1 में और पार्टनरशिप में ना कभी ये नहीं सीखा था कि पहले कैश लिखना है कि बिल्डिंग, पहले मशीन लिखना है कि स्टॉक। जैसे आते थे हम लिखते चले जाते थे। सर कैसे, ये बैलेंस शीट बन रही है, पहले इधर कैश लिख दिया, ठीक है, कैश के बाद मशीन लिख दिया, मशीन के बाद स्टॉक लिख दिया, तो ये बात जची नहीं। सर आपका जचने का मतलब क्या है, कैश का मतलब तो कैश ही होता है। अब मशीन है, अगर मुझे मशीन को कैश में कन्वर्ट करना हो, सर हम कैश में क्यों कन्वर्ट करते हैं बेटा, जब आप स्कूल की फीस देते हो कैश में देते हो या बादाम में देते हो, जब बर्गर खाने जाते हो तो बदले में उसको चप्पल दे जाते हो या कैश देते हो। तो यानी कि एक कॉमन पैरामीटर है ना, जिसको बार्टर सिस्टम सीखा था आप लोगों ने, तो कॉमन पैरामीटर है हमारा कैश। इसलिए हमें हर चीज को कैश के एंगल से देखना पड़ता है। कैश तो कैश ही है। मशीन को अगर कैश में कन्वर्ट करना हो, मेरी फैक्ट्री में बहुत बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई हैं, क्या एक दिन में बिक जाएंगी, टाइम लेगी ना थोड़ा सा। अच्छा, अगर मेरे पास स्टॉक है, और स्टॉक सोचो कौन सा है, मेरे पास है स्टॉक कॉस्मेटिक का, काजल बिंदी लश्कारे मश्कारे फलाना, और मैंने उस पर मतलब सेल लगा दी 50%। भाई साहब लाइन लगी होगी, लाइन 50%। अगर ये वाली चीजों पे हमने सेल लगा दी तो मुझे बताओ स्टॉक जल्दी बिकेगा या मशीनें। तो इसको बोलते होते हैं करंट एसेट्स। ये किसकी है, ये अल्ट्री वाली लेने आएंगे अभी। तो यानी कि यहाँ पे ना कंपनी वालों को बोला कि आप अपनी मर्जी से नहीं कोई चीजें लिख सकते, आपको हम एक सिस्टमेटिक प्रोसेस देंगे, एक सीक्वेंस देंगे। यार 1 से 10 तक काउंटिंग आती है आपको, ठीक है 1 से 10 तक आती है। मेरे को काउंटिंग अगर बोलनी हो तो कैसे बोलूंगा, 1 2 3 4 या 1 4 3 7 8 9, मैं बोलूंगा सारे, लेकिन सीक्वेंस में नहीं बोलूंगा, जचती नहीं ना बात। मुझे 1 से 10 तक बोलना है, अगर सीक्वेंस में बोलना है ना 1 2 3 4 5 6। पूर्वी जी, ओ नंदिनी जी इधर थोड़ा सा ध्यान दो। हाँ, तो अगर मुझे सीक्वेंस में बोलनी है काउंटिंग, तो दैट मीन्स वो कंपनी की बैलेंस शीट है। कंपनी को गवर्नमेंट ने अपना एक मंत्रालय बनाया, मतलब मिनिस्टर हाउस, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कंपनीज एक्ट, एक एक्ट बनाया। कंपनीज एक्ट ने कंपनीज को रेगुलेट किया, रूल्स बनाए कि हे कंपनीज, अगर इंडिया में रजिस्टर्ड होना है, एज अ कंपनी काम करना है, तो जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट हम देंगे एज इट इज, आपको बैलेंस शीट याद नहीं करनी। आजकल तो तुम्हें याद करनी पड़ेगी ना, तुम्हें तो नंबर चाहिए, रेडीमेड चीजें आजकल तो सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है सब कुछ। तो आपको सीक्वेंस वाइज बैलेंस शीट तैयार करनी पड़ेगी। सर सीक्वेंस क्या है बेटा, सीक्वेंस ये है, इधर देखो ध्यान से देखो। सीक्वेंस में ना सबसे पहले वो बोलेंगे भैया पहले क्या लिखते थे, हम कहते थे हम तो पहले लाइबिलिटी लिखते थे, तो कहते इक्विटी एंड लाइबिलिटी लिखना इसको। हमने कहा क्यों, कहते हैं बस कंपनी है ना, थोड़ा लगना भी तो चाहिए, है ना, कि कंपनीज हैं। तो इक्विटी का मतलब होता है कैपिटल, अपना पैसा, कैपिटल या रिजर्व्स को बोलते हैं इक्विटी। लाइबिलिटी मतलब लाइबिलिटी। तो सबसे पहले इन्होंने बोला साइड लिख देना, जैसे एसेट साइड लाइबिलिटी साइड। तो इक्विटी एंड लाइबिलिटी पता है क्या है, ये मेरी एक साइड है। इसके बाद इन्होंने बोला सबसे पहले आपने अपनी मेजर हेडिंग लिखनी है। हम अपनी क्लास में प्रैक्टिस बना के चलेंगे, आज ही ध्यान दे लो। हम अपनी मेजर हेडिंग को डिब्बे में डाला करेंगे। डिब्बे की इंग्लिश क्या होती है, अनैय।
स्क्वायर, नलायक हो तुम। तो हम सब, मेरे को पता था तुम नलायक हो, वो वाला डिब्बा थोड़ी ये वाला डिब्बा। तो बॉक्स में लिखेंगे बत्तीस, स्क्वायर बोलते हैं ना डिब्बे को। हाँ, इसमें भी डाउट है क्या? तो सबसे पहले हम डिब्बे में डालेंगे मेजर हेडिंग को, इसको बोलते हैं मेजर हेड। मेजर हेड को डिब्बे में डालेंगे तो हमारा लाइबिलिटी साइड का पहला मेजर हेड होता है शेयर होल्डर फंड। ये तो सर हमने सीखा हुआ है कभी ना कभी, कहीं ना कहीं याद नहीं आ रहा बेटा, शेयर्स चैप्टर में सीखा था। शेयर चैप्टर है ही ऐसा, याद कुछ नहीं रहता। सेम ऐसे फंडामेंटल चैप्टर है, याद कुछ नहीं रहता कई सालों बाद, कई हफ्तों बाद। तो शेयर होल्डर फंड जो है ना, ये गवर्नमेंट ने बताया कंपनीज एक्ट को, मतलब गवर्नमेंट तो ड्यूटी बांट देती है, तो कंपनी लॉ वालों को ड्यूटी बांध दी, उन्होंने कंपनीज एक्ट बनाया। कंपनीज एक्ट में कंपनी से रिलेटेड सारे रूल लिखे, 400 कुछ हैं। सीए फाइनल में, सीए में उसका 100 नंबर का पेपर आता है, सीए इंटर में भी उसका 100 नंबर का पेपर आता है। कौन सा डायरेक्टर होगा, कौन सा नहीं होगा, कैसे अकाउंट्स बनाने हैं, कैसे नहीं बनाने, फाइन किसके ऊपर लगेगा, कौन कंपनी खोल सकता है, शेयर कैपिटल कितनी होनी चाहिए, अगर आपकी ऑथराइज शेयर कैपिटल इतनी है तो इतनी फीस भरनी पड़ेगी, ऐसे बड़ा सारा कुछ है ना। तो ये सारा उन्हीं रूल्स में से एक दिया हुआ है बैलेंस शीट का फॉर्मेट। तो सबसे पहले क्या आएगा बताना, शेयर होल्डर फंड, ये इसको हम क्या बोलते हैं, मेजर हेडिंग। मेजर हेडिंग को बोलते हैं मेजर हेड, पहला याद हुआ मेजर हेड। फिर कंपनी ने बोला कहते हैं मेजर हेड है ना, अब इसके सब हेड लिखो, तो इसको हम लिखेंगे सर्कल में सब हेड। तो इसका पहला सब हेड है शेयर कैपिटल, ऐसे इसका दूसरा सब हेड भी है, तीसरा भी है, ये मेरे 3 हुए सब हेड। ठीक है जी। सबसे पहले बैलेंस शीट का फॉर्मेट, उसके बाद साइड, कौन सी साइड, लाइबिलिटी एसेट, लाइबिलिटी को क्या बोलते हैं, इक्विटी एंड लाइबिलिटी। इसके बाद शुरू होता है असली मातम, शो तो अभी शुरू होएगा। शो शुरू क्या होता है, कहते हैं ये तो एवं ही है यार, ये तो अब शुरू होता है शो यहां से। पहले लिखो मेजर हेडिंग, मेजर हेडिंग को लिखेंगे डिब्बे में, तो फर्स्ट मेजर हेडिंग है शेयर होल्डर फंड। अभी मैं बैलेंस शीट नहीं याद करा रहा, कल तक या परसों तक करा दूंगा, सारी की सारी 10-15 पेजेस की बैलेंस शीट है, चक देंगे। अभी मैं सिर्फ पैटर्न सिखा रहा हूं कि हमें याद क्या करना है, अगर मुझे पता लग जाए कि इस चैप्टर में प्रोसेस क्या होता है, फिर उसके बाद देख लेंगे जी क्या क्या है। तो इसके अंदर मेजर हेड हो गया, पहले मेजर हेड का नाम है शेयर होल्डर फंड, मतलब कि शेयर होल्डर्स का पैसा। शेयर होल्डर कौन होते हैं, कंपनी के मालिक, यानी कि जैसे लेंसकार्ट का पीयूष गोयल, पीयूष बंसल, ठीक है जी। तो उसके पास जितने शेयर्स हैं 10-12%, 20%, तो वो शेयर कैपिटल होता है। अब शेयर कैपिटल जो है वो फर्स्ट मेजर हेड का फर्स्ट सब हेड है। सब हेड का सिंपल मतलब होता है सब हेडिंग, मतलब वो कह रहे हैं हेडिंग्स करो, फिर हेडिंग करो, फिर उसके बाद अपने पॉइंट से याद करो। शेयर कैपिटल के अंदर पहला आइटम होती है, बताओगे, याद है, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। फिर क्या होती थी, तुम तो नलायक सर, आप हमें जब नलायक समझ ही रहे हो, फिर हमने भी अपने आप को मान ही लिया। इसके बाद क्या होता है, इशूड शेयर कैपिटल। इशूड के बाद क्या होता था, सब्सक्राइब। अब यहाँ पे ये आपके सामने पैटर्न समझ में आ गया जी। ये जो मेरी 3 डॉटेड वाली आइटम्स हैं, इसको बोलते हैं आइटम्स। ये वाला चैप्टर क्या कहता है, ये वाला चैप्टर 2 चीजें कहता है, एक तो पूरी की पूरी P&L और बैलेंस शीट सीक्वेंस में याद करनी है, उसकी ड्यूटी आपके तरुण सर की है, मैं करा दूंगा। पूरी की पूरी बैलेंस शीट और P&L के फॉर्मेट याद करने हैं। पूरा का पूरा बैलेंस शीट या P&L का फॉर्मेट पेपर में नहीं आएगा कि बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाओ 4 नंबर ले जाओ, ऐसे गिफ्ट मिलने लगी तो बस। पेपर में क्या आएगा, पेपर में आएगा देखो आइटम्स, पेपर में आएगा इशूड शेयर कैपिटल, ऐसे 4 आइटम्स या 3 आइटम्स आएंगी, 4 आई तो आधे आधे नंबर की, 3 आई तो मे भी एक एक नंबर की आ सकती हैं। तो 3 या 4 आइटम्स आएंगी टोटल, आउट ऑफ 100-150 आइटम्स में से 3 या 4 आएंगी। 5 या 6 वाइवा वाला पूछेगा, तो मतलब मेरे लिए 100 में से 10% काम की हैं। सर वो कौन सी हैं, 10 वही वाली बता दो। हाँ ठीक है बेटा, मैं थोड़ा जा रहा हूँ पंडित का कोर्स करने, मार्च तक वापस आ जाऊंगा, तो वेट कर सकते हो तो रुक जाना। हाँ तभी मार्च लिया ना, नहीं तो अप्रैल लेता। तो अगर रुक सकते हो तो ठीक है, वही की वही 10 आइटम। और अगर ना बता पाया ना, मैं अगला बैच नहीं लूंगा, वही की वही आइटम बताऊंगा, सिर्फ एक ट्रिक से। 24 मार्च वाला, हाँ क्वेश्चन पेपर देख के, 24 फरवरी वाला, हाँ बस ठीक है सर, हम पेपर ही दे लेंगे, हम आइटम्स ही याद कर लेंगे, आप हमारा साल मत बर्बाद करो। तो अब मेरे को यहाँ पे 2 चीजें याद करनी है, बैलेंस शीट का फॉर्मेट, जब तक वो याद नहीं होगा आइटम्स नहीं आएंगी। पेपर में बैलेंस शीट का फॉर्मेट तो नहीं आने वाला, आने के वाली है आइटम्स। आइटम्स का क्वेश्चन में लिखना मेजर हेड या सब हेड। मैंने देखना क्या आइटम्स मार्क किए हैं, इशूड शेयर कैपिटल। अब मैं आपको क्वेश्चन भी एक ही बार दिखा देता हूं ताकि आपको पता चल सके कि ये चैप्टर हम याद करना क्यों चाहते हैं। क्या सर इतनी दिक्कत आने वाली है,
ये आएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखेगा राइट डाउन द मेजर हेडिंग्स एंड सब हेडिंग फॉर द फॉलोइंग आइटम्स। तो उसमें से 3 या 4 आइटम आएंगे, जिसमें पहली आइटम मैं लिख रहा हूं इशूड शेयर कैपिटल। ठीक है जी, ऐसे 3-4 आएंगी। आर यू गेटिंग द पैटर्न? तो यहां पे हम लिखेंगे आइटम्स। ये मेरा क्वेश्चन सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया। सॉल्यूशन में यहां पे हम डालेंगे मेजर हेडिंग, मेजर हेड, यहां पे डालेंगे सब हेड। ठीक है जी, पहली आइटम मेरे पास क्या आई है, इशूड शेयर कैपिटल। इशूड शेयर कैपिटल का मेजर हेड बताना, देख के आपके सामने है, सिर्फ आपने देख के बताना है। मेजर हेड ये है शेयर होल्डर फंड, तो यहां पे हम लिख देंगे शेयर होल्डर फंड। साथ ही साथ इसका सब हेड बताना पड़ेगा। इसका सब हेड बताना शेयर कैपिटल, इसका सब हेड हो गया। तो यहां पे हम लिख देंगे शेयर कैपिटल। आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। सर अगर हम आधा चीज लिखा है तो आधा नंबर पक्का होएगा? नहीं, दोनों लिखे तो नंबर मिलेगा, फिर एक भी मत लिख के आना। नहीं तो लिखा ना, किस्मत अच्छी होगी तो ठीक है, नहीं तो नहीं। अब आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया पेपर में क्या आने वाला है। सेम ऐसे ही P&L की भी आइटम्स है, मेजर हेड सब हेड है, वो आइटम्स दी जाएंगी। अभी मैंने आप लोगों को कितना एक करवाया है, सिर्फ इतना कि आपको एक पैटर्न समझा पाऊं। अब हम आते हैं अपने पहले पेज पे। इधर देखो, ठीक है जी, 20 मार्क्स की यानी है। सबसे पहले हम देखते हैं इस चैप्टर में क्वेश्चंस क्या हैं। क्वेश्चन वैसे मैंने आपको मेनली बता दिया 98% जो ये मैंने क्वेश्चन बता दिया वही आना है। लेकिन इसमें ये नहीं है कि क्वेश्चन एक ही है या टॉपिक एक है, टॉपिक 6-7 हैं। सर हमें सारे करने पड़ेंगे, बिल्कुल हमें सारे करने पड़ेंगे, क्योंकि बाकी टॉपिक्स भी कभी कभी आ जाते होते हैं। लेकिन मेजरली हमने कॉन्सेंट्रेट किस पे करना है, ये वाले आइटम्स पे। तो ऐसे ही बहुत बड़ी बैलेंस शीट है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ टॉपिक्स हैं, जिसमें सबसे पहला टॉपिक मैंने यही डाला है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेजर हेड एंड सब हेड। क्या क्वेश्चन में गिवन होगा बता सकते हो? आइटम्स। हमें क्या निकालना पड़ेगा? तो अब अगर हम बात करें, हमारे पास सबसे ऊपर होता है मेजर हेड, उसके नीचे क्या होता है, सब हेड, उसके नीचे क्या होता है। हमें पेपर में जो याद करनी है, जो हमारे लिए हार्ड पार्ट है, जो वाइवा वाला टीचर आपसे भर भर के पूछेगा, वो ये आइटम्स पूछेगा। बस यही, अगर मुझे 8-9 आइटम्स पता चल जाए तो क्या ही बात है। तो मैंने टोटल 25-30 आइटम्स जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर रखी हैं। लेकिन पहले वो नहीं करा सकता, वो तो मिक्स आती हैं। आइटम्स एसेट्स की भी हो सकती हैं, लाइबिलिटी की भी। चीज क्लियर है? तो हमें क्या बताने हैं इसके, मेजर हेड और सब हेड। तो अगर मैं सिंपल बैलेंस शीट बनाऊं तो सबसे पहले क्या आएगा, मेजर हेड, फिर क्या आएगा, सब हेड। सब हेड के अंदर आती हैं आइटम्स। किसी भी सब हेडिंग की एक आइटम भी हो सकती है, 10 भी। देखना आपका दिमाग खुल रहा है कि क्वेश्चंस का पैटर्न क्या है, क्योंकि ऐसा सा क्वेश्चन ना और ऐसा सा पैटर्न अभी तक हमने पूरे सिलेबस में नहीं किया, ना ही +1 में। जहां पे हम सीक्वेंस याद कर रहे हैं, मेजर हेडिंग सब हेडिंग याद कर रहे हैं। सर ये तो हमारी बिजनेस की क्लास हो गई, आप इसको समझ सकते हो। लेकिन मैं ट्राई करूंगा इसको अकाउंट्स ही मेंटेन रखूं, बिजनेस तक ना पहुंचने दूं। सेम ऐसे ही बैलेंस शीट प्रिपरेशन। यार ये तो ऑलरेडी कर चुके हैं हम शेयर कैपिटल वाले चैप्टर में, याद है? शेयर कैपिटल वाले चैप्टर में फॉरफीचर शेयर्स हो गए, मेजर हेडिंग सब हेडिंग हो गई, ऑथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। तो ये तो सेम है। इस वाले चैप्टर में जितना बैलेंस शीट का लेवल है, उससे 4 गुना लेवल शेयर कैपिटल में हम कर चुके हैं। सर ये तो बड़ी अच्छी बात हुई। क्यों अच्छी बात हुई? क्योंकि इस चैप्टर में जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट अगर आया तो इजी आएगा। इससे मुश्किल हम शेयर कैपिटल चैप्टर में कर चुके हैं। याद है कि 200 में से 100 फॉरफिट कर लिए, फिर री इशू कर दिए उसकी बैलेंस शीट। सर हाँ ऐसे तो याद है, बैलेंस शीट मत हमसे उम्मीद रखना, मेरे को पता है, मुझे अपने लाल पिल्लों से बैलेंस शीट नहीं याद करनी। बाकी कुछ फॉर्मूलेज हैं जिसमें 6 और 7 का फॉर्मूला है, 15 मिनट में दोनों कॉन्सेप्ट खत्म हो जाते हैं। P&L, तो 2 ही चीजें होती हैं, एक बैलेंस शीट एक P&L। तो दोनों के ही मेजर हेड और P&L, ये वो इनके फॉर्मेट याद करने हैं और आइटम्स याद करनी है। ठीक है जी, तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपके सामने ये है। इसमें सबसे पहला याद करना है आपको शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट वालों ने बोला था कि भैया ऐसे ऐसे है। पिछले कई सालों से ये वाला जो चैप्टर है मैं हाथों से लिखवाता हूं ताकि बैलेंस शीट याद हो जाए। तो इसलिए याद हो जाती है 2 या 2.5 दिन में। अब इस वाले में हमारे प्री बोर्ड आने वाले हैं, एग्जाम जल्दी है, तो मैं हाथों से नहीं लिखवा रहा।
आपको कल या परसों इसकी बुक्स मिल जाएंगी, और अभी थोड़ी देर में मैं ना इसकी पीडीएफ शेयर कर दूंगा हैंड रिटन वाली, ताकि क्योंकि हमारे पास है ना जो बुक में है ना, बुक में जो हमें दिया हुआ है ये वाला इकट्ठी बैलेंस शीट नहीं दी हुई। ये देखो, ये मैं आपको दिखाता हूँ जी बुक, एक बार आपको समझ में लग जाएगा कि मैंने आप लोगों के लिए क्या इजी बनाया है। बुक में ये चैप्टर है जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज, इसके नीचे बैलेंस शीट आती है, इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो सारा होमवर्क है। ये कंपनी में ना बुक में, सॉरी बुक में आप लोग बैलेंस शीट निकालना यार, सेकंड थर्ड पेज पे मिल जाएगी आप लोगों को। ये लो, थर्ड पेज पे बैलेंस शीट का फॉर्मेट मिल गया। ठीक है जी, शेड्यूल 3 ऑफ प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट एंड P&L। तो P&L और बैलेंस शीट दोनों के लिए शेड्यूल 3 है। बैलेंस शीट के लिए पार्ट 1 शेड्यूल 3 है, P&L के लिए पार्ट 2 शेड्यूल 3। तो मेरा यहां से लर्निंग पार्ट शुरू हो जाता है बैलेंस शीट का। बोलना एक बार के लिए, बैलेंस शीट का शेड्यूल 3 देखो कैसे लिखना है, ये ऐसे, आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते सर। ये भी होता है जैस, जब लॉ में लिखा होता है ना, लॉ में जो वर्डिंग जो लैंग्वेज यूज की होती है हमें एज इट इज लैंग्वेज यूज करनी पड़ती है। पार्ट 1 देखना कैसे लिख रहे हैं, मुझे बताना क्या मैं पार्ट 1 का साइन ठीक बनाया मैंने? नहीं, ये पार्ट 1 का साइन ठीक नहीं है सर। क्यों पार्ट 1? ये पार्ट 1 का साइन ऐसे है भाई, ध्यान से देख लो सर। ये इतना भी देखना होता है बेटा। हाँ, जब एक्ट बन जाते हैं ना, लॉ रूल, तो नियम सबके लिए बराबर होते हैं, राजा के लिए भी प्रजा के लिए भी। तो ऊपर आएगा नेम ऑफ द कंपनी और बैलेंस शीट एज एट। ठीक है, हमें नेम ऑफ द कंपनी हम एक ही बार यहां पे लिख देते होते थे, याद है? हम इधर लिख देते थे रिलायंस कंपनी लिमिटेड, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ रिलायंस, वो चल जाएगा। एज इट इज ये वाला हम स्किप पार्ट स्किप कर सकते हैं, वो मैं बता दूंगा। अब बैलेंस शीट का फॉर्मेट वही, पर्टिकुलर, नोट नंबर, करंट रिपोर्टिंग पीरियड, प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड। करंट मतलब ये वाला साल, प्रीवियस मतलब पिछला साल। सर ये 2 साल दिए क्यों गए? ताकि हम कंपैरिजन कर सके, हमें पता चल सके पिछले साल से इस साल में ग्रोथ हुई है या डिमोशन हुआ है। बैलेंस शीट का फॉर्मेट पता लग गया, पर्टिकुलर, नोट्स नंबर, करंट ईयर की अमाउंट, प्रीवियस ईयर की अमाउंट। सर ये तो शेयर कैपिटल चैप्टर में कर लिया है, बिल्कुल ठीक है जी। अब आया जी इक्विटी एंड लायबिलिटी, इसके अंदर पहला मेजर हेड, सर इन्होंने तो ब्रैकेट में डाला हुआ है, हम हेडिंग याद करेंगे बॉक्स में डाल के। और इन्होंने डाला हुआ है ABC, हम क्या करते हैं, हम डालते हैं सर्कल में। तो ABC को आप सर्कल में डाल देना, 1 2 3 चाहे मत लिखना। ठीक है जी। तो मुझे इसमें से बताओगे कौन सा मेजर हेड है, कौन सा सब हेड है, एक बार के लिए बताओ। शेयर होल्डर फंड जो है वो क्या है? मेजर हेड। फर्स्ट मेजर हेड के अंदर हैं कितने सब हेड, देखना। बिल्कुल ठीक है। अगर आप लोगों को अब ये समझ में आ रहा है, कम से कम आपको बनावट समझ में आ रही है, याद करना भी उसी को, यार याद भी उसी से होगा ना जिसको एक पैटर्न तो पता चले कि क्या बनावट है। तो ये जो 3 है ये मेरे पास है सब हेड। हार्ड पार्ट ये नहीं है, मेजर हेड और सब हेड तो यार अभी अभी 10 मिनट में याद हो जाते हैं। हार्ड पार्ट है आइटम्स। शेयर कैपिटल की ना अपनी अपनी आइटम्स हैं 5-6, ऑथराइज शेयर कैपिटल, इश्यूड, सब्सक्राइब्ड, ऐसे करके। रिजर्व एंड सरप्लस की अपनी आगे आइटम है। रिजर्व एंड सरप्लस क्या होता है बताना मुझे? कंपनी का प्रॉफिट या लॉस। रिजर्व एंड सरप्लस क्या होते हैं? कंपनी के प्रॉफिट लॉस, जिसमें से मैं 2-3 प्रॉफिट्स के नाम बोलता हूं, जर्नल रिजर्व, P&L अकाउंट, रिजर्व फंड, सिक्योरिटी प्रीमियम, WCR, IFR। तो यहां पे जब मैं लिखूंगा जर्नल रिजर्व, IFR, ये सारी आइटम्स हैं। हमें पेपर में ये आएगा कि भैया IFR बताओ। अब मुझे बताना IFR का मेजर हेड और सब हेड क्या बैठा? IFR का या जर्नल रिजर्व का मेजर हेड क्या बैठा? शेयर होल्डर फंड। इसका सब हेड क्या बैठा? शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल यानी कि इसका जो सब हेड है वो। तो हमें क्वेश्चन में, हमें जो बुक में क्वेश्चंस दिए हुए ना, बुक में ना बैलेंस शीट जो दी हुई है, अब आप अगर अपने सामने देखोगे, इस बैलेंस शीट में ना आइटम्स नहीं दे रखी। ये सामने आपके सामने बैलेंस शीट है, मुझे देख के बताना कहीं पे आइटम्स दे रखी हैं? क्या दे रखे हैं? मेजर हेड। मेजर हेड सेकंड क्या है? शेयर एप्लीकेशन मनी। थर्ड मेजर हेड क्या है? नॉन करंट लायबिलिटी, ये मेजर हेड है। उसके नीचे जो ABCD दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं सब हेड। अब बुक वाले आइटम्स कैसे देते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ो बेटा, इधर देखो बुक वाले आइटम्स कैसे देते हैं। ये वाले पेज पे आना, 6 नंबर पेज पे आना, 6 नंबर पेज पे।
पहले 6 नंबर पेज पे आ जाओ एक बार के लिए। आपको ये मिला एक्सप्लेनेशन ऑफ इक्विटी एंड लायबिलिटी, ये देखना मिलता है, ये सेकंड 6th पेज पे मिलेगा सेंटर में, मिल गया? नहीं मिला तो ऊपर देख लो यार। कह रहे हैं अभी हमने आपको छोटी सी बैलेंस शीट दे दी थी मेजर हेड सब हेड की, 1 पेज की। अब इसके बाद हम बताएंगे कि एक्सप्लेनेशन क्या है, सामने देखना एक बार। एक्सप्लेनेशन में इक्विटी एंड लायबिलिटी में सबसे पहली एक्सप्लेनेशन किसकी स्टार्ट होती है? शेयर होल्डर फंड यानी कि मेजर हेड की। तो एक्सप्लेनेशन में देखो सबसे पहले आया शेयर होल्डर फंड यानी कि फर्स्ट मेजर हेड। इसके अंदर क्या आता था बताना? फर्स्ट सब हेड। फर्स्ट सब हेड आया शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के अंदर आइटम्स होती है ना, ये इन्होंने सारी शेयर कैपिटल की आइटम्स दे रखी हैं कि शेयर कैपिटल में क्या क्या शो करना होता है, और उसकी आइटम्स ये हैं, ऑथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब्ड। फिर उसके बाद सेकंड शुरू होता है, ये देखो ये आ गया ऑथराइज्ड, इशूड, इन सब के मीनिंग। पेपर में इसके मीनिंग भी आ सकते हैं सर, बिल्कुल आते हैं एमसीक्यूज में। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल क्या होती है? ऐसी कैपिटल जो कंपनी पूरी लाइफ टाइम में लोगों को बेच सकती है। इशूड मतलब लोगों ने कितना, इशूड मतलब कंपनी ने कितना बेचा। सब्सक्राइब मतलब लोगों ने कितना खरीदा। कॉल्स इन एरियर मतलब लोगों ने कितने पैसे पे नहीं किए। ये सारा कुछ कंपनीज वाले चैप्टर में मैंने करा रखा है, शेयर्स वाले में, इसमें भी आएंगी चीजें। ये ऑथराइज शेयर कैपिटल खत्म होते होते इनको 4 पेज लग गए थे बेटा, शेयर कैपिटल। इसके बाद देखो 4-5 पेजेस के बाद आपके पास आ रहा है रिजर्व एंड सरप्लस। क्या आप बता सकते हो रिजर्व एंड सरप्लस क्या चीज है? रिजर्व एंड सरप्लस है मेरा सेकंड सब हेड। किस मेजर का सेकंड सब हेड है ये? शेयर होल्डर फंड का, क्योंकि अभी पहला ही तो मेजर हेड चल रहा है। तो रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या चीजें आती है ना, इन्होंने बता दिया। कैपिटल रिजर्व हो गया, ठीक है जी, कैपिटल रिजर्व हो गया, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व हो गया, सिक्योरिटी प्रीमियम, डिबेंचर रिजर्व, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, ये वो। तो आइटम्स देखो, मेन हार्ड पार्ट आइटम्स है। और हमारी जो बुक ने बैलेंस शीट के बीच में तो हमें ये वाला दे दिया, बैलेंस शीट तो उन्होंने मेजर हेड और सब हेड की दे दी। पेज नंबर 3 पे आओ दोबारा से, पेज नंबर 3 पे दोबारा से आओ। जो हमारे बुक की बैलेंस शीट है उसने तो ये वाली बैलेंस शीट दी है, मेजर हेड और सब हेड वाली। आइटम्स की एक्सप्लेनेशन कह रहे हैं आगे पढ़ते चले जाना। अब जो बैलेंस शीट मैं आपको दूंगा, मैंने क्या किया है, एक तो आपको ये वाली बैलेंस शीट दे दी मेजर हेड सब हेड वाली, ताकि एक ही पेज में मुझे सब कुछ मेजर हेडिंग सब हेडिंग याद हो जाए। दूसरी जो बुक वालों ने एक्सप्लेनेशन दी है ना, तो वो मैंने हैंड रिटन बैलेंस शीट बना ली है 8-9 पेजेस की। उसी के बीच में उसी के साथ साथ ही आइटम्स दे दी। कैसे, अभी आपको पता चल जाएगा। ये लो, ये आ गई जी कंपनी की बैलेंस शीट। आजा भाई आजा, ये शुरू हो रही है कंपनी की बैलेंस शीट। फॉर्मेट ऑफ, दिख रहा है जी, फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट, ठीक है, डिटेल्ड सीधा, अब छोटी वाली नहीं, सीधा डिटेल्ड बैलेंस शीट। डिटेल्ड बैलेंस शीट का मतलब मेजर हेड और सब हेड बताना विद आइटम्स। मेजर हेड सब हेड तो आपको समरी वाली बैलेंस शीट में मिल जाएगी। अब इसमें देखते हैं जी मैंने कैसे बनाया है। इक्विटी एंड लायबिलिटी, इसका टाइटल देना, क्या टाइटल दोगे? ये होती है साइड, एसेट साइड, लायबिलिटी साइड। सर ये भी याद करना है? नहीं करना, ठीक है जी। इसके बाद पहला मेजर हेड, ये देखो जी आ गया बॉक्स में, फर्स्ट मेजर हेड शेयर होल्डर फंड। बोलो जी यहां तक ओके है? इसके बाद पहला क्या आएगा? ए पार्ट, ए बी सी, पहला सब हेड शेयर कैपिटल। अब इसकी आइटम्स को हमने डॉट में डाल दिया जी, मतलब मुझे बुक ना पढ़नी पड़े कि पहले मेजर हेड पढ़ूं, उसकी एक्सप्लेनेशन को पेजेस टर्न कर करके पलटूं। तो मैंने कैसी बैलेंस शीट बना दी, हैंड रिटन 8-10 पेजेस जो बुक ने लिए, मैंने वो 8-10 पेजेस की समरी हैंड रिटन में ले ली, ताकि आइटम्स भी आपको उसी के साथ साथ नीचे मिल जाएं। पार्ट क्लियर हो गया ये वाला? तो जिसमें सबसे पहले ऑथराइज शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब्ड, ये वाला हमने ऑलरेडी कर रखा है। फिर सेकंड, अब हम इसको लिखेंगे बी पार्ट। बी पार्ट मेरा क्या है? अच्छा ये लिखा हुआ है सेकंड सब हेड। सेकंड सब हेड की आइटम्स, ये देखो ऑलरेडी आइटम्स लिखी हुई हैं। लेकिन आप लोगों को एक ध्यान देना है, ये जो मैंने हैंड रिटन बैलेंस शीट बनाई है, ये अपने आप में 96, 97%, 98% है। जो बहुत अलग टाइप की आइटम्स है या बहुत बड़ी वाली आइटम या सिमिलर वाली, वो मैंने यहाँ पे इग्नोर की है। बावजूद उसके इससे बाहर आज तक तो बोर्ड में आया नहीं पिछले कई सालों से। लेकिन मैं आप लोगों को डिस्क्लेमर दे दिया, ये हमारी बैलेंस शीट अपने आप में 97, 98% है। पिछले बैच में 3 बच्चों के 100 में से 100 आए हैं, यही बैलेंस शीट पढ़ के ही आए हैं, तो आप वहां से ट्रस्ट कर सकते हो। लेकिन हाँ 2-3 बेकार बेकार आइटम्स या कुछ हेडिंग्स या लैंग्वेजेस हैं जो बुक में है, जो वो आएंगे मैं साथ साथ लिखवा दूंगा इसमें। ये वाले हैंड रिटन नोट्स आपको कल या परसों सारी बुक के साथ में मिल जाएंगे।
क्वेश्चंस भी और समरी वाली बैलेंस शीट भी। ठीक, अब दोबारा से पेज नंबर 1 पे आओ। पेज नंबर 1 पे सबसे पहला पैटर्न मैं शुरू करता हूं जी, याद करवाने वाला। सबसे पहला मेरा ये क्वेश्चन ही स्टार्ट होगा इस चैप्टर में, जो आपका टीचर आपसे पूछेगा। चैप्टर का नेम क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन से दो एलिमेंट आते हैं? पी एंड एल अकाउंट और बस ट्रेडिंग वर्ड अब हम यूज नहीं करेंगे। पी एंड एल का मतलब ना बीच में ट्रेडिंग भी इंक्लूडेड होता है, ये मैंने अपनी +2 में 5-7 बार बताया हुआ है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या दो एलिमेंट आते हैं? एक तो दूसरा बैलेंस शीट। ये क्लास +1 में या क्लास +2 के पार्टनरशिप में होता है। कहते अब तो आप यार सेठ लोग हो गए, बड़े लोग। मैंने कहा बात तो सही है, सेठ लोग। बताओ ऐसा क्यों सेठ लोग क्यों बन गए हम? क्योंकि हम कंपनीज का अब डाटा याद कर रहे हैं, कंपनीज की अकाउंटिंग कर रहे हैं। कहते भैया एक काम करना पड़ेगा, ज्यादा पैसे हैं चाहिए, ज्यादा स्टेटस बड़ा चाहिए तो मेहनत भी ज्यादा लगेगी। हमने कहा वो कैसे? कहते अब आपके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट दो दो नहीं रहे, अब रहे 5-5। यहां से आपका पहला टॉपिक स्टार्ट होता है, जो बुक वाइज ऑफिशियली। सर ये पहला टॉपिक वाइवा वाला टीचर भर भर के पूछेगा। एमसीक्यू असर्शंस तो ऑलरेडी आ चुके हैं उसके ऊपर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं दो। सबसे पहले बैलेंस शीट। सर बिल्कुल ठीक है। पी एंड एल अकाउंट को +2 में क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। हम वैसे क्या बोलते हैं? पी एंड एल अकाउंट। ये कह रहे हैं पी एंड एल अकाउंट। हम कौन सा पी एंड एल? जो कंपनी वाले पी एंड एल बनाते हैं वो डेबिट क्रेडिट करके नहीं बनाते, वो स्टेटमेंट की फॉर्म में बनाते हैं। नॉर्मली पी एंड एल अकाउंट का फॉर्मेट देखना यही बनता है जो मैंने बनाया है। क्या मैं इसको पी एंड एल अकाउंट बोल सकता हूं? बिल्कुल ठीक है। डेबिट साइड पे क्या आते हैं? एक्सपेंसेस। क्रेडिट में इनकम्स। कंपनी की बैलेंस शीट वाले कहते हैं यार अकाउंट छोड़ो, इसको लिखो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। यहां पे सारी इनकम्स लिख देना और इसमें से माइनस सारे एक्सपेंस कर देना। इनकम्स के 2 सब हेड होते हैं, एक्सपेंस के 7 सब हेड होते हैं। आपका बन गया जी। सर ये हमें ना देखी देखी लग रही है, याद नहीं आ रहा कब कहां पे दिखाई थी ये मैंने। थोड़ी देर पहले दिखाई है नलैक। थोड़े दिन, थोड़े हफ्ते, थोड़े महीनों की बात करो यार। ये कब दिखाया था? ये मैंने डिबेंचर चैप्टर जिस दिन स्टार्ट करना था उस दिन आपकी कॉपी पे बनवाई थी। इनकम स्टेटमेंट, ऑल इनकम्स माइनस ऑल एक्सपेंसेस, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया था, फिर उसमें से टैक्स माइनस किया था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया था, फिर उसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड और इक्विटी डिविडेंड दिया था। इसको बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। मतलब डेबिट क्रेडिट की फॉर्म में नहीं बनाना, इनकम ऊपर लिख देनी है, उसमें से सारे एक्सपेंसेस नीचे लिख देने हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के 5 एलिमेंट है, मुझे वो याद करने हैं। पहला बोलो जल्दी, बैलेंस शीट। दूसरा पी एंड एल। तीसरा बोलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये मेरा अलग एक चैप्टर है, ठीक है, जो वाइवा में भी आने वाला है आपको, और हमारे सिलेबस में आखिरी क्वेश्चन, जो हमारे क्वेश्चन पेपर का बिल्कुल आखिरी क्वेश्चन होता है 34th, वो 6 नंबर का यही आता है, कैश फ्लो। भारी भरकम चैप्टर है लेकिन बड़ा फेवरेट चैप्टर है मेरा, मजा आता है, दिमाग वाला चैप्टर है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में ना हम ये देखना चाहते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है कि मेरे पास 1 अप्रैल को 50,000 पे था, 1/4/24, इसका आखिरी साल बताना यार, आखिरी डेट 31/3/25। मेरे पास कैश रह गया 79,000। बताओ क्या मेरे कैश में कोई चेंज आया है? चेंज को मैं फ्लो बोल सकता हूं? कैश में फ्लो हुआ है, कितने का फ्लो हुआ है? 29 का या 79 का? कितना चेंज हुआ है? 29,000 का प्लस चेंज हुआ है क्योंकि बढ़ गया। तो ये इसको बोलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। एक ऐसी स्टेटमेंट बनाओ जहां पे आपने प्रॉफिट लॉस तो निकाल के दिखा दिया। प्रॉफिट लॉस से क्या पता चलता है बिजनेस में प्रॉफिट है कि लॉस? कैश फ्लो सबसे क्रिटिकल आइटम है, मेनली तो इसी के लिए चल रहा होता है। तो गवर्नमेंट आपसे पूछना चाहती है आपकी कंपनी में कैश कितना है वो भी बताओ। आप समझ लो सारा माल उधार पे बेच रहे हो। यार मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ये पहले भी दे रखी है। मैंने 90 लाख की रेंज रोवर खरीदी। सर अब बड़े अमीर हो गए? हाँ बेटा, पैसा ही बहुत है। ठीक है जी, रेंज रोवर खरीदी 90 लाख रुपए की, मैंने ना हफ्ते बाद बेच दी। मेरे पास हफ्ते बाद ये बिकी है सिर्फ 65 लाख की, क्योंकि बड़ी आइटम है ना, तो इसकी डेप्रिसिएशन भी ऐसे ही होती है। आप अगर उसी टाइम पे गाड़ी शोरूम में देने चले गए 2 घंटे बाद, तब भी वो 80 लाख की लेंगे। तो 1 हफ्ते बाद थोड़े स्क्रैचेस लगे, 65 लाख की बेच दी। मुझे बताना मेरे बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस? हाउ मच? 25 लाख। 25 लाख का लॉस है। अब आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं ना उसको सोचना, तब आएगा मजा। लॉस बियर करने के बाद भी बताओ मेरी जेब में रोकड़ा कितना है? 65 लाख का पैसा है। क्यों? क्योंकि बेची है। बेचने से क्या आया होगा?
तो आप सोच के चलो, इधर मैं दिखा रहा हूं मेरे पास लॉस है और इधर मैं दिखा रहा हूं भाई साहब 65 लाख है, आज तो पार्टी करने जाऊंगा। क्या मुझे बताओ, प्रॉफिट या मतलब लॉस और कैश होना? नहीं। प्रॉफिट और कैश क्या एक ही चीज हुई? प्रॉफिट और कैश एक ही चीज हुई? नहीं, क्योंकि प्रॉफिट लॉस अलग चीज होती है। प्रॉफिट लॉस मतलब लॉस बियर करने के बाद भी आपकी जेब में 65 लाख है, तो आप क्या कहोगे, मेरे पास 65 लाख का प्रॉफिट है या कैश है? एक बार फिर से, 65 लाख का मेरे पास प्रॉफिट है या कैश है? तो कैश और प्रॉफिट दो अलग अलग चीजें होती हैं। ये तुम्हें नहीं पता था ना, कंपनीज वालों को, गवर्नमेंट को पता था, जो रूल बना रही है, और जो कंपनी चला रहा है उसको भी पता है। जब कल को आप कंपनी चलाओगे, बिजनेस में पढ़ोगे, अपने बिजनेस में कोई छोटा मोटा, तब आपको पता चल जाएगा भाई पैसा होने का मतलब ये नहीं है कि मेरी कंपनी प्रॉफिटेबल है। बड़ी बड़ी कंपनियां, स्टार्टअप, जोमेटो, लेंसकार्ट, कितने कितने के शेयर इश्यू कर रहे हैं, है ना, 5,000 करोड़ रुपए उनकी जेब में है। इट डजंट मीन कि वो प्रॉफिटेबल हैं। चीज समझ में आती है? तो इसलिए प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए गवर्नमेंट कहती है प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाओ, और कैश जानने के लिए बनाती है कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओ। सर उससे फायदा क्या होगा? क्योंकि गवर्नमेंट ने टैक्स लेना है आपके प्रॉफिट और लॉस पे, आपके पास कैश है चाहे नहीं है। अब दूसरी एग्जांपल इसके देता हूं, 90 लाख की मेरी रेंज रोवर थी, मैंने बेची है 98 लाख की, क्योंकि उसके ऊपर ना शाहरुख खान बैठ गया था, 8 लाख महंगी बिकी। ऐसा ही होता है, आप देख के चलो, क्रिकेट बैट होते हैं जो, अब विराट धोनी ने छक्का मार के वर्ल्ड कप जितवाया था, तो वो बॉल 40 लाख में बिकी। जिस बैट से उसने छक्का मारा उस बैट पे सिग्नेचर कर दिए, वर्ल्ड कप विनिंग बैट बोलते हैं। लोग क्रेजी हैं भाई साहब, मार्केट में 2.5-3 करोड़ 5-5 करोड़ का वो बैट बिकता है। अभी आरसीबी ने आईपीएल जीता था पिछले साल, इस साल, ठीक है, तो अगर जो विराट कोहली के ग्लव्स होंगे ना, वो ग्लव्स बिकेंगे 2-2 करोड़ में। लोग पागल हैं पैसा देने के लिए, आप समझो इस बात को। तो सेम ऐसा ही स्टेटस हुआ, अगर मैंने 90 लाख वाली चीज 98 लाख में बेची, बताओ कितने का प्रॉफिट हुआ? 8 लाख। समझ में आता है? पर मैंने सामान बेचा था अपने मामा के बेटे के चाचा को, वो कहता पैसा दूंगा 6 महीने के बाद, लेकिन उसके बीच में आ गई 31 मार्च। 31 मार्च को मैं प्रॉफिट तो शो कर रहा हूं 8 लाख, क्या मेरी जेब में पैसा है? सोच के देखना, क्यों? क्योंकि उधार पे बेचा। तो यानी कि प्रॉफिट होना और कैश होना ये सेम नहीं होते। तो प्रॉफिट और लॉस के ऊपर गवर्नमेंट लेती है टैक्स। पैसा मिला है ठीक है, नहीं मिला आपके प्रॉफिट के ऊपर लेंगे, आपके पास कैश है नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो कंपनीज ने बोला ठीक है जी, गवर्नमेंट ने बोला प्रॉफिट एंड लॉस अलग बनाना है, कैश फ्लो अलग। फिर एक बनाना है आपको चेंजेस इन इक्विटी। चेंजेस इन इक्विटी का मतलब है शेयर होल्डिंग पैटर्न में कितना चेंज आया। पीयूष बंसल जी, लेंसकार्ट के डायरेक्टर, सीईओ, अभी उसका आईपीओ चल रहा है, 1-2 दिन में लिस्टिंग हो जानी है। आईपीओ से पहले ना उसके पास शेयर्स थे 10%। आप इसको वैसे ही रैंडमली मान लो, मुझे एग्जैक्ट डेटा नहीं पता, लेकिन एक मोटी मोटी अमाउंट बता रहा हूं। मतलब मेरे पास 1 अप्रैल को यही वाला सेम, जैसे कैश की पोजीशन देखी थी ना, ऐसे ही हम अब शेयर होल्डिंग पैटर्न की सिचुएशन देख रहे हैं। मेरे पास 1 अप्रैल को किसी कंपनी के 10% शेयर्स हैं, अगले साल 31 मार्च को मेरे पास उस कंपनी के 13% हैं। कितना चेंज आया? मतलब आपकी अपनी शेयर कैपिटल में चेंज आ गया। इसको बोलते हैं चेंजेस इन इक्विटी। सिर्फ शेयर्स नहीं, इस शेयर्स में कंपनी के प्रॉफिट्स भी जोड़ दिए जाते हैं, तो सबका टोटल देखा जाता है। और लास्ट में एक्सप्लेनेटरी नोट्स, ये वो हो गए नोट्स टू अकाउंट्स, या कुछ ऐसे नोट्स की एसएलएम मेथड फॉलो कर रहे हो कि डब्ल्यूडीवी। तो एक्सप्लेनेटरी नोट्स ऊपर वाले अकाउंट्स की थोड़ी सी एक्सप्लेनेशंस होती हैं या कुछ एजम्पशंस होती हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के टोटल 5 एलिमेंट है, बैलेंस शीट, पी एंड एल, कैश फ्लो स्टेटमेंट, चेंजेस इन इक्विटी और एक्सप्लेनेटरी नोट्स। वाइवा वाला टीचर कम से कम आप लोगों में से 7-8 बच्चों से पूछेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एलिमेंट्स बताना। तब ये मत पूछना सर +1 के बताएं कि पार्टनरशिप के, वो इंप्लाइड होगा, वो कंपनी के पूछना चाह रहा है। क्योंकि आपके वाइवा में जो सिलेबस आएगा जनरली यही आएगा। एक बार के लिए बैलेंस शीट के, सॉरी, इसके हम एलिमेंट्स याद करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के। पहला बैलेंस शीट, दूसरा पी एंड एल। अकाउंट मत बोलना, आज से हम आदत बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। मैं कभी कभी बोल जाऊं तो मुझे मत रगड़ लेना, माफ कर देना, ठीक है? पहले कॉमन माफी मांग ली मैंने पूरे अगले आने वाले 3 महीने की। तो बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, कैश फ्लो स्टेटमेंट, चेंजेस इन इक्विटी, एक्सप्लेनेटरी नोट्स। उसके बाद फाइनेंशियल ईयर, इसकी भी देखो डेफिनेशन है। आप सोच के देखो कंपनीज में कितना कुछ बता के चलना पड़ता है कि कंपनी वालों फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब 1 अप्रैल से होगा। हमें बता रहे हैं सर आपको सीए में ये सिखाया गया था, हमें तो +1 से पता है, लेकिन बताना पड़ता है क्योंकि पहले कंपनीज एक्ट 2013 से पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट यू कैन चूज ऑन योर सेल्फ। लोग जनवरी से दिसंबर वाला भी लेते थे, सितंबर से सितंबर वाला भी लेते थे। कंपनीज एक्ट 2013 ने बोला भाई साहब अब मजाक नहीं चलेगा,
यूनिवर्सली चलेगा, सब कुछ यूनिफॉर्म। कंपनी है तो उसके पैटर्न सेम, फाइनेंशियल ईयर सेम। ठीक, बाकी कल बैलेंस शीट लर्न करनी स्टार्ट कर देंगे।